क्या आपने नेट, जेआरएफ, सेट या पीएचडी की कठिन परीक्षा पास कर ली है या अभी एनटीए वीजीसी नेट दिसंबर 2025 के रिजल्ट आने वाला है और आप नेट या जेआरएफ क्लियर करेंगे? ठीक है, आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा होगा या जब नेट जेआरएफ क्लियर करेंगे उस समय आपको समझ में नहीं आएगा कि आगे क्या करें। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ डिग्री होना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि एक एपीआई स्कोर, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ही वो जादुई चाबी है जो आपको सरकारी यानी कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में है परमानेंट नौकरी दिलाएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी दिलाएगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए आवेदन कैसे करें और सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है जिसमें किसका सिलेक्शन होगा और रिसर्च पेपर आपकी रैंक में कैसे सुधार कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहली बात, ठीक है, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो उनकी कॉलेज है, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, ठीक है, में असिस्टेंट प्रोफेसर की ढेर सारी वैकेंसी निकली है। इसमें से आर्ट्स स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स, ठीक है, इन सब के लिए, लॉ स्टूडेंट, सब के लिए ये वैकेंसी है। ठीक है, इसमें कैसे अप्लाई कैसे करना है? जब भी किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में वैकेंसी निकलती है, ठीक है, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में वैकेंसी निकली है, तो आपको उनकी आधिकारिक वेबसाइट में जाकर जो है ऑनलाइन आवेदन कर लें या उसी कॉलेज में जाकर उसके नोटिफिकेशन को देख लें और उसके हिसाब से आप अप्लाई करें। अब जो श्रद्धानंद कॉलेज है, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में जो वैकेंसी निकली है, उस वैकेंसी के हिसाब से ही हम जो है सारा का सारा जो है, ठीक है, उसकी पात्रता क्या है, एज क्या होती है, ठीक है, सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये जो स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज है या दिल्ली यूनिवर्सिटी है या जेएनयू है या बीएचयू है या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है, ठीक है, वो वीजीसी के जो रेगुलेशन है उस रेगुलेशन को ही वो फॉलो करती है। रेगुलेशन का अनुपालन जरूरी है, वीजीसी के नॉर्म्स के अनुसार ही भर्ती होगी। ठीक है, सबसे पहली बात हम पात्रता की बात करते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करेगा, शायद आपको पता होगा। जिस विषय का वैकेंसी निकला हुआ है उस विषय में कम से कम 55% अंक लाना बहुत जरूरी है, यानी कि 55% अंकों के साथ में मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, सबसे पहली बात। इसके साथ ही नेट है, नेट में जो दो प्रकार का नेट होता है, ठीक है, एक वीजीसी का नेट होता है, एक सीएसआईआर का होता है। वीजीसी में जो आर्ट स्टूडेंट है, सोशल साइंस स्टूडेंट है, और सीएसआईआर में जो साइंस के स्टूडेंट है। इसके अलावा स्टेट में सेट परीक्षा होती है और यदि नेट नहीं है, जेआरएफ नहीं है, सेट नहीं है, तो आपने पीएचडी किया हुआ है, ठीक है, से कोई एक क्वालिफिकेशन अनिवार्य है, ये एक्स्ट्रा है, याद रखिएगा। ठीक है, पीजी में 55% होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका 55% है और आपने नेट, जेआरएफ, सेट, पीएचडी किया हुआ है, तो आप एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, आवेदन शुल्क यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो अप्लाई करेंगे उसका जो फीस होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, कहीं पर 2000 रुपया भी हो सकता है, कहीं पर 1000 रुपया भी हो सकता है, कहीं पर 500 रुपया भी हो सकता है, कहीं पर 250 रुपया भी हो सकता है,
कहीं कहीं पर तो फीस भी नहीं लिया जाता है। अब सबसे जरूरी सवाल, सिलेक्शन किसका होता है? जवाब है जिसका एपीआई यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर स्कोर सबसे ज़्यादा होता है। यह एक पॉइंट सिस्टम है जो आपकी पूरी शैक्षणिक यात्रा पर आधारित है। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसमें एपीआई स्कोर से हमारा क्या संबंध है? एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन 80% से ऊपर है। ठीक है, 80% से ऊपर है तो हो सकता है कि आपको 21 अंक मिल जाएगा, जबकि 60 से 80% वालों को 19 अंक मिलते हैं। उससे कम होगा, ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, उससे कम होगा तो मार्क्स घटता चला जाएगा। तो देखिए 80% से ऊपर वाले को जो है 21 अंक मिल रहा है, केवल ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होता है? 55% वालों को 1 नंबर मिलता है। ठीक है, 56% वालों को 2 नंबर, 57% वालों को 3 नंबर। ठीक है, इस तरह से एक एक नंबर बढ़ता चला जाएगा। यदि किसी का पीजी में 80% है तो कितना मिलेगा? 5 नंबर तो इधर हो गया और 30 नंबर उधर हो गया, 35 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 30 नंबर के आसपास जो है मार्क्स जो है आपको पीजी में मिल जाएगा। यूजी में आपको 21 नंबर मिल गया। ठीक है, नेट जेआरएफ वालों के लिए भी अंक है। ठीक है, जेआरएफ के साथ में नेट वालों को 10 अंक। ठीक है, सिर्फ नेट वालों को 8 अंक मिलते हैं। ठीक है, सेट वालों को 5 नंबर मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो पीएचडी धारी है, जो पीएचडी किया हुआ है, याद रखिएगा, अगर आपके पास में पीएचडी डिग्री है तो आपको सीधे 25 से 30 अंक मिल सकता है। सबसे ज़्यादा जो मार्क्स होता है वो पीएचडी का होता है। यानी कि आपके पास में चारों है, ग्रेजुएशन में अच्छा मार्क्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छा मार्क्स है, फिर नेट जेआरएफ है, दोनों में से कोई भी, या सेट है, आपने पीएचडी किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको आपके सिलेक्शन होने की गारंटी है। अच्छा, इसके अलावा रिसर्च फेलोशिप का भी जो है, रिसर्च फेलोशिप आपके प्रकाशित रिसर्च पेपर के लिए। ठीक है, रिसर्च पेपर जो आपने रिसर्च करके पब्लिश कराया हुआ है। ठीक है, एक रिसर्च पेपर का हो सकता है 6 अंक मिल जाए। अगर आपके पास में ये सभी डिग्री है तो आपका स्कोर मजबूत बनेगा और आपको इंटरव्यू में प्राथमिकता मिलेगी। यहाँ तक नेशनल सेमिनार में पेपर प्रेजेंट करते हैं उसका भी मार्क्स जुड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए आप जब पीजी कर लेते हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तब से लेकर प्रयास करना चाहिए। ठीक है, कई छात्र पूछते हैं कि क्या रिसर्च पेपर जरूरी है? दोस्तों, रिसर्च पब्लिकेशन और नेशनल सेमिनार में पेपर प्रेजेंटेशन की बहुत बड़ी वैल्यू है। यह न सिर्फ आपके एपीआई स्कोर को बढ़ाता है बल्कि इंटरव्यू पैनल को यह भी दिखाता है कि आप अपने विषय में सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। यदि आप नेट जेआरएफ पीएचडी क्लियर हैं तो खाली बैठने के बजाय अच्छे जर्नल्स में पेपर पब्लिश करवाएं और एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लें। इससे आपकी सिलेक्शन की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। मैं अपना अनुभव सुनाऊं, मैं जब एलएलएम कर रहा था तब मैं 3rd सेमेस्टर में नेट क्लियर कर लिया था और जैसे ही मुझे नेट में सफलता मिली तब एक सीनियर प्रोफेसर ने मुझे यही बात समझाया था कि आपको अब रिसर्च पेपर पब्लिश कराना है, इसके अलावा आपको जो है नेशनल सेमिनार पार्टिसिपेट करना है। बस मैं केवल यही काम कर रहा था। ठीक है, हर महीना एक रिसर्च पेपर लिखने की कोशिश करता था, समझने की कोशिश करता था और एक नेशनल सेमिनार जहाँ पर भी आसपास में होता था मैं वहाँ पर पार्टिसिपेट करता था। ठीक है, तो इसीलिए आपको भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आयु सीमा कोई एज लिमिट है क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए? ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आयु सीमा यानी कि एज लिमिट की बात करें तो आमतौर पर यूनिवर्सिटी में सीधी भर्ती के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होती है, लेकिन स्टेट कॉलेज या कुछ विशेष भर्ती में आयु सीमा का पालन किया जाता है।
ठीक है। आयु सीमा की यह जानकारी जो है, ठीक है, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग निकलता है, इसीलिए आप एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से समझ लें। ठीक है। अगर आप क्वालिफाइड है तो रोजाना आने वाले वैकेंसी पर नज़र रखें। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान अक्सर परमानेंट वैकेंसी निकालते हैं, जहां शुरुआती सैलरी जो है, याद रखिएगा, 70 से 80 हज़ार रुपया पर मंथ मिलता है। चूँकि ये लेवल 10 का है, ठीक है, लेवल 10 से ही जो है शुरू होती है, और ये धीरे 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 आपको जो है 13A और 13B, ठीक है, 14 तक जा सकते हैं। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और इंटरव्यू में आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दें। ठीक है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शायद मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो ज़रूर एक शेयर कर दें, किसी न किसी का फायदा होगा भाई। थैंक यू।